A surface of radius 7 centimeter is placed at an angle of 60 degree with the x-axis. An electric field of 4 times 10 to the power minus 4 Newton per coulomb is applied along x-axis. What is the electric flux through the surface? तो बात यह है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये एक्स एक्सिस इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है along the x axis, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि इसकी देखो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड है 4 टाइम्स 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, नो -4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहा ये गया है अ सरफेस इज प्लेस्ड एट एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये रही एक्स एक्सिस और सरफेस है ना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से 60 डिग्री मेंट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये है वो सरफेस। कैसी है? सर्कुलर सरफेस। कहा गया है कि रेडियस दे रखी है सरफेस की, है ना। तो ये सरफेस है, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसका जो एंगल बन रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बात है कि वो है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरह से। ये इसका एरिया वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड होगी पाई आर स्क्वायर, होगा ना। और अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सरफेस का जो एंगल है वो है, सरफेस का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो 60 डिग्री है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एरिया का एंगल कितना हो गया? एरिया का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। सरफेस के साथ 60 डिग्री है, एरिया वेक्टर के साथ 30 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, ये सरफेस ऐसे है, ये इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और एरिया वेक्टर कैसे होता है? एरिया वेक्टर इसका नॉर्मल होता है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ कि नहीं? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ना। अच्छा, तो हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से एरिया वेक्टर का 30 डिग्री एंगल ले रहे हैं। ये एंगल हमारे काम आएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही यूज होता है। तो गिवन क्या क्या है आपको? गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? 4 टाइम्स 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर कूलम। एरिया का नहीं दे रखा है, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 टाइम्स 10 टू द पावर -2 मीटर। सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2 होता है। और क्या है? एक एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो आपका जो ये एंगल है ना थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर इन ई, तो ये आगा आपका 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एंगल, दैट इज 30 डिग्री। अब आपको जो फाई यूज करना है, फॉर्मूला देखो क्या है। फाई इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कोस 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है लिख दो। पाई कितना? नियरली 22/7, नियरली, एग्जैक्ट नहीं होता। आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू पावर -4 इंटू ये 30 डिग्री है ना, इस 30 डिग्री को √3/2 लिखेंगे cos 30 या sin 60, बात एक ही है। अब आपको सॉल्व करना है। ये 7 तो एक 7 की एक पावर कट गई है इससे, और ये 2 है, इसको कैंसिल करेगा, ये 11 आएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 7 28 2.8 √3 इंटू 10 टू द पावर कितनी होगी? नहीं 11 भी तो पड़ा है। हाँ सही है, 11 पड़ा है और 7 पड़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ये 77 होगा, 4 से मल्टीप्लाई, ये 308 बनेगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ और 7 के साथ, एक 7 ही तो कटा है, साथ में √3 है। 10 टू द पावर कितनी है? 10 टू द पावर -8 होगी। ये आ गया आपका 3.08 √3 10 टू द पावर -6। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर। इस तरह का आंसर लिखना आपको अलाउ होता है।
जिसमें √2 √3 आ जाए तो पड़ा रहेगा यहाँ, ठीक है। उसको सोल्व करने की टेंशन नहीं लेनी है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन, तो ये मेथड तब काम आता है आपका जब आपको एरिया गिवन हो या एरिया का कंपोनेंट, जैसे कि यूज हो रहा है रेडियस, है ना। तो रेडियस आपको पता है सर्कुलर सरफेस मान लेना, और एंगल आपको दे रखा होता है, तब ऐसा होता है। और अगर वेक्टर दे दे तो, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे है, a surface of area बेटा एरिया आपको देखो गिवन क्या क्या है, एरिया वेक्टर, अब ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ये ऐसा ही वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है 5 जेटा माइनस 8 जेटा न्यूटन पर कूलम। अगर आपको जरूरी लगे तो यहाँ वोल्ट पर मीटर लिखना गलत नहीं है, लिख सकते हो। पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, बताइए क्या होगा। हाँ हाँ, ई ए कॉस थीटा, पर यहाँ पर थीटा नहीं दे रखा अभी, तो ये तो नहीं लगेगा। और क्या है आपके पास वेक्टर्स के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको वेक्टर की फॉर्मेट में निकालना पड़ रहा है, तो वेक्टर्स की फॉर्मेट में क्या है, अरे भाई ई ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर वेक्टर दे रखे हैं तो ऐसे करना है, और अगर वेक्टर अवेलेबल नहीं है तो जुगाड़ करना है। जुगाड़ के लिए इसका अदर फॉर्मेट क्या होता है, ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल है उसकी कॉस, ठीक है। जब वेक्टर दिए हो तो ऐसे करना है, और वेक्टर नहीं दिए हुए हो ना तो मैग्नीट्यूड से करना है, ठीक। ये बात, ये लेसन है, एक न्यूमेरिकल एक लेसन देके जाता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल से अपने को मिलने वाला क्या, वरना लेसन ही तो मिलेगा। फाई इक्वल टू, देखो इसको हम यहां पर यूज नहीं कर सकते, अब ये फॉर्मेट यूज होगा इसका, बताइए। हाँ ये आपके पास है। अब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो देखो इसमें आयोटा है, जेटा है और केटा भी इन्वॉल्व है। इसको क्या लिखूं मैं, 4 आयोटा प्लस कितना जेटा, 0 जेटा माइनस 3 सॉरी 3 जेटा और फिर आएगा 0 केटा, माइनस है क्या, ओके माइनस, ये लो अब ठीक है ना। तो हम एरिया वेक्टर को लिख रहे हैं 4 आयोटा माइनस 3 जेटा प्लस 0 केटा, जो नहीं है उसको कंपोनेंट को 0 कर देंगे हम। डॉट डॉट ऑपरेटर, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखो, आयोटा तो 0 है, 0 आयोटा प्लस 5 जेटा माइनस 8 टाइम्स केटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को छोड़कर ना ना, यस ये है बेटा, आयोटा डॉट आयोटा तो हो जाएगा 1, और इनके नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ रिजल्ट देंगे, तो 4 टाइम्स 0 क्या होगा, 0 इंटू 1 आयोटा डॉट आयोटा क्या 1, और आयोटा डॉट जेटा 0 आयोटा डॉट केटा 0 जेटा डॉट केटा 0, मतलब खुद का खुद से ही 1 होता है, बाकियों से 0 होता है डॉट, ठीक है। तो यहां पर 4 टाइम्स 0 हो गया, बाद में क्या होगा, इस -3 का किसके साथ होगा, 5 के साथ, तो -3 इंटू 5 जेटा डॉट जेटा 1, उसके बाद 0 केटा, तो ये होगा आपका
0 इंटू 8, ये हो गया आपका 5 इक्वल टू 0 0 और ये क्या आएगा -15 वोल्ट इंटू मीटर। ये लो जी, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर आयोटा जेटा केटा सभी दे रखे हैं तो फिर वो सब हो जाएंगे ना, ऐसे जीरो नहीं होगा और क्या, समझ। गॉस's लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना भी लिख सकते हैं, गॉस's लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये लॉ आपको एक स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट को फिर अपन प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि प्रूफ तो हर चीज का अपने को आना ही चाहिए। ये 11th और 12th की जो फिजिक्स है ना, उसमें मतलब हर चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बिना प्रूफ के नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कभी भी। सो गॉस's लॉ का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट पढ़ो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू एनी क्लोज्ड सरफेस। कैसी सरफेस होनी चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, मतलब सरफेस में कहीं भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। इज ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड चार्ज विद इन द सरफेस। आपके पास कोई भी सरफेस है, वो इमेजिनरी सरफेस हो सकती है, रियल को जरूरी नहीं है। तो उस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? उसमें जितना भी टोटल चार्ज एग्जिस्ट करता है उसके अंदर का, आसपास का, बाहर का, वो नहीं लेना है। सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका टोटल वैल्यू कैसे आएगा? एल्जेब्रिक सम से। अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो सबका एल्जेब्रिक सम करो, पहले टोटल करो, उसको 1/ε0 टाइम्स कर दो। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस के लिए वो आपका आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस's लॉ आपको ये कहता है। अब यहां पर ये डी फाई क्या है? कोई भी क्लोज्ड सरफेस है ना, उसका आप सीधा का सीधा एक फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकते ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको हो सकता है कि उस पूरी की पूरी सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स में सब डिवाइड करना पड़े, हर एक एलिमेंट का अलग से आप ऑपरेट करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जब सबका निकाल लोगे तो उनका एडिशन करना है। उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन परफॉर्म। तो गॉस's लॉ आपको बस इतनी सी बात कहता है, इसके अलावा गॉस's लॉ आपको कोई बात नहीं कहता। इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वॉल्व करेंगे तो वो अपन अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। गॉस's लॉ डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट जस्ट टॉक्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। हाँ, वो बात और है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ में लिंक्ड है, उसका फायदा हम उठाएंगे सिचुएशन वाइज। ठीक। यहां पर सिग्मा क्यू इनक्लोज्ड आपको पता है क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? 8.854 टाइम्स 10 टू द पावर हाउ मच? -12। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। जो भी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट है ना, उससे उल्टा। और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या होगा? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K को उधर रहने दो, बाकी R स्क्वायर ऊपर आएगा, न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, अपॉन में आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर। ठीक, बन गया ना यूनिट। उसका उल्टा करेंगे ना,
के का उल्टा ये है, दैट्स इट। और सिग्मा क्यू के बारे में भी आपको लिख देना चाहिए, एग्जाम में तो आपको बताना चाहिए कि कौन क्या है। सिग्मा क्यू इज टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, एल्जेब्रिक सम से आता है ना, क्योंकि एल्जेब्रिक क्वांटिटी चार्ज। तो ये है गाउसेस लॉ, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए ही है क्या ये। अगर यहां पर मीडियम हो तो, इफ गाउसियन सरफेस इज मेड इन द मीडियम, देन व्हाट हैपेंस टू दिस स्टेटमेंट, inside the medium, Gauss's law remains the same। मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल वैल्यू है ना, वो भी क्या हो जाएगा, इसको मैं कह दूं ऑलवेज, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑलवेज, दैट इज सिग्मा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में भी ये रहेगा। अब आप सोचो कि मीडियम में ये क्यों रहेगा, मीडियम में तो मीडियम का एप्सिलॉन आना चाहिए। तो बात ऐसी है कि मान लो कि यहां पर आपका कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, और ये कोई गाउसियन सरफेस है, दिस इज इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, इस इमेजिनरी सरफेस से क्या जाएगा, फील्ड लाइंस पास होंगी कि नहीं, ओके। और जहां से फील्ड लाइंस पास होती है उसका कुछ ना कुछ फ्लक्स हो सकता है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जबकि यहां पर क्या है, वैक्यूम है, ये सरफेस वैक्यूम में। अब मैं कहता हूं कि ये सरफेस वैक्यूम में नहीं है बल्कि कोई मीडियम है उसमें है, तो मीडियम में आ जाएगी। तो देखते हैं, मान लो इस बार मैं एक मीडियम में इस सरफेस को कंसीडर कर रहा हूं, ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है, और गाउसियन सरफेस इस बार एक मटेरियल में, एक मीडियम में आ गई है, ठीक है। द गाउसियन सरफेस इज नाउ इन ए मीडियम। अब इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना मीडियम में, वो भी होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब जो क्यू है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये है मीडियम, और मीडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा कि नहीं। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंडक्शन से यहाँ इस सरफेस, जो मीडियम की इंटरनल सरफेस है, उस पर कुछ अनलाइक चार्ज इंड्यूस होगा थोड़ा बहुत, उसको मैं कह देता हूं क्यू डैश। तो अंदर की साइड तो आएगा माइनस क्यू डैश, और दूर मतलब फारदेस्ट सरफेस, मतलब बाहर वाली सरफेस पे क्या आएगा, प्लस क्यू डैश। तो बाहर वाली सरफेस पर आ जाएगा प्लस क्यू डैश, ठीक है। लेकिन गाउसियन सरफेस में जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो कितना होगा, क्यू माइनस क्यू डैश। तो अकॉर्डिंग टू द मीडियम परमिटिविटी, द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज चेंजेस, but the value given by this term will come under the same style of sentence। गाउसेस लॉ का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, इसका सिग्मा क्यू अकॉर्डिंग टू द परमिटिविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कहीं मीडियम की भी बात आ जाए, मीडियम का इफेक्ट तो पड़ेगा। गाउसेस लॉ में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है ना, इस पर मीडियम का असर तो पड़ेगा, इट विल गेट इफेक्टेड फ्रॉम द मीडियम। बट बात यह है किस तरह से पड़ेगा, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज चेंज हो जाएगा, इस तरह से पड़ेगा असर। तो स्टेटमेंट में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रिजल्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मीडियम, मतलब मीडियम इफेक्ट करेगा इससे, ठीक बात। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं तो इसमें एप्सिलॉन को यूज करूं, तो फिर आप है ना, ये जो चार्ज में चेंज हो रहा है, इस चार्ज को, चेंज को इग्नोर करो। आप जो वैक्यूम में चार्ज ले रहे थे ना, वो का वो लो। तो फिर फाई मीडियम के अंदर ये हो जाएगा कि इंड्यूस्ड चार्ज को इग्नोर करो, तो फिर आप एप्सिलॉन लिख सकते हो यहां पर। और ये टर्म अगर आप सोल्व करोगे तो ये सेम आएगी, एक जैसी आएंगी दोनों टर्म्स।
बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, मतलब इसके इक्वल ये है। सॉल्व करोगे यू विल डेफिनेटली गो टू दिस रिजल्ट। इसके प्रूफ में आपको सॉलिड एंगल को कंसेप्ट चाहिए। सॉलिड एंगल पढ़े नहीं पढ़े ना? पढ़ना था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे वीडियो के लिंक में ये पढ़ा है ये वीडियो, और उसको तो अगर आप पढ़ लेते तो फिर ये समझो कि एंगल का सिस्टम है उसमें तो कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। तो मैं तो पूरी साल जब भी तक पढ़ोगे तो दिक्कत आने वाली ही नहीं है, वापस से एक ही लेक्चर में इतना अचीवमेंट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सॉलिड एंगल का कंसेप्ट देखो पहले। सॉलिड एंगल ये 3D में यानी कि फ्री स्पेस में डिफाइन होता है। इसको समझने के लिए ये मान लो कि आपके पास कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड बॉल है इस तरीके का, जैसे पहले खेत में तरबूज लगते थे खेत में, ठीक है। आजकल बारी बारी तरबूज आती है तो इससे नहीं होते, वो गोल होते थे एकदम से। ओके, अब आपको क्या करना है, इसकी सरफेस से एक बोलते हैं जैसे वायर जैसा एक पतला सा चाकू है ना, एकदम पतला सा चाकू। आपको क्या करना है, वो चाकू इसकी सरफेस से पेनिट्रेट करना है अंदर, ठीक है। सेंटर पे जाएगा, ये स्पेयर है, स्पेयर के सेंटर पर जाएगा चाकू का एक नोक। उसके बाद सरफेस से ऐसे घुमाना आपको कि एक सर्कुलर एरिया कटे सरफेस पर। ये स्पेयर है, इसकी सरफेस पर ऐसे सर्कुलर एरिया काटना है, लेकिन ये जो इसकी नोक है ना चाकू की, वो सेंटर पर ही रहनी चाहिए। चाकू की नोक सेंटर पे रहेगी और सरफेस पर एक सर्कुलर एरिया काटेंगे, ठीक है। ओके, और फिर जो ये है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो आपके हाथ में एक कोन आएगा, ठीक है। वो कोन ऐसे होगा, यहाँ पर सर्कल बड़ा सर्कल, और अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सर्कल छोटा, और वहां पे नुकीला हो जाएगा सेंटर वाला हिस्सा, और इसी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है ना, इसके अंदर स्पेस क्रिएट करेगी। अब ये जो कटा हुआ तरबूज है, इसके अंदर जो ये कॉनिकल स्पेस बना है, ये स्पेस दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो आपने सरफेस एरिया कितना काटा है, और दूसरा इसकी रेडियस कितनी है, उस पर ये जो नई एम्प्टीनेस बनी है ये डिपेंड करेगी, ठीक। तो मैं कह रहा हूं इसकी सरफेस पर मैंने एक सर्कुलर एरिया काटा है इस तरीके से। ओके, ये एरिया काटा है, इसकी वैल्यू है ए, एरिया कितना है ए, ओके। और इसके सेंटर पर ये प्रोजेक्ट कर रहा है एक 3D एंगल, सॉलिड एंगल, ये 3D में है, ठीक है। हमने इसको स्क्रू लगा के ऐसे इसको बाहर निकाल लिया, ये खाली जगह बन गई। ये इसकी रेडियस इक्वल है कि नहीं है, ऑल अराउंड, है ना। अब सेंटर से इस तरह का कॉनिकल शेप, इस तरह का कॉनिकल स्पेस बन गया है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका सेंटर मानना, ये लग नहीं रहा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस जगह पर ये जो 3D एंगल बन रहा है इसको मैं कह देता हूं यहां पर जो 3D एंगल बन रहा है इसको मैं कह रहा हूं ओमेगा, सॉलिड एंगल। ओमेगा का वैल्यू डिफाइन है एरिया ऑन द सरफेस डिवाइड विद स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। सॉलिड एंगल इक्वल टू द सरफेस एरिया विच हैज बीन कट अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और ये एरिया कौन सा होगा, रेडियल एरिया होगा। रेडियल एरिया का मतलब है कि अगर इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो इस तरह से होगा, और इसको पीछे बढ़ाओगे ना तो इस स्फीयर के सेंटर से जाएगा इसका एरिया वेक्टर। रेडियल एरिया लेना है हमेशा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बस थोड़ी देर दिमाग पे रखो, इसका एप्लीकेशन होगा उसके बाद तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। गाउसेस लॉ ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया
कि सरफेस स्फेरिकल लेनी है, किसी भी साइज शेप ज्योमेट्री की सरफेस हो सकती है, और चार्ज अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा उस बारे में भी इस स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है चार्ज पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में एक अकेला चार्ज रखा हो, या हो सकता है वेरियस चार्जेस एट वेरियस पोजीशंस हो, या फिर हो सकता है कि एक्सपेंडेड चार्ज हो, कि मतलब फैला हुआ है पूरा, कॉन्टिन्यूस टाइप का चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे इजी क्या पड़ता है कि हम एक पॉइंट चार्ज ले लें। जैसे कि मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यों, और सरफेस सरफेस कैसी भी ले लो, जैसे कोई आलू टमाटर जैसी सरफेस ले ली हमने, ये कोई, ठीक है, ये सरफेस है जी, और मैं इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। इसका कोई सेंटर वेंटर कुछ नहीं है। इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट ले रहा हूं मैं इस गाउसियन सरफेस का। यहां पर ये एक एरिया एलिमेंट लिया है मैंने, ये देखो, ये एरिया एलिमेंट है, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ, दिस विल बी एरिया वेक्टर, ठीक है, सरफेस। ये डिस्टेंस है ना इसकी, यहां से ये है आर, और एरिया सेंटर पर एक सॉलिड एंगल जनरेट करेगा, सेंटर पर एक सॉलिड एंगल प्रोड्यूस करेगा। ये डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, हाँ, और ये जो सॉलिड एंगल यहां पर इंटेंड करेगा ना, इसकी वैल्यू है डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। अब बात यह है इसका रेडियल एरिया कितना है, एरिया इस तरफ है, रेडियल कंपोनेंट इसका किधर होगा, मैंने अभी भी आपको बताया था, रेडियल कंपोनेंट इस तरफ होगा, जिसको आप सेंटर कंसीडर कर रहे हो उसके अलोंग होगा। और यहां पर मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, बोलो बोलो, ये ए नहीं, इसको डी ए बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट का है ना, जो एलिमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो सिंपल का एरिया, तो उसके लिए जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, डी ए डी एक्स डी वाई डी एल, ऐसे टाइम का हो तो डी टी, ठीक है, तो इसलिए यहां पर इस एरिया एलिमेंट को बोलेंगे डी ए। और डी ए का थीटा एंगल पे कंपोनेंट क्या होगा, यस यस वेरी गुड, डी ए कोस थीटा इसका रेडियल कंपोनेंट है, डी ए कोस थीटा। तो अब बताओ सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉलिड एंगल की वैल्यू हो जाएगी डी ए कोस थीटा डिवाइड विद रेडियस स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो हमारे डायग्राम में हमने इतना काम कर लिया है। अब हम कहेंगे कि लेट अ पॉइंट चार्ज Q be placed देखो, आपने एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर किया है किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, और आप अब कह रहे हो कि इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई एरिया एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया गाउसियन सरफेस का, उसका लिंक्ड फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो डी फाई, देखो फाई का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो है क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, ई इंटू इस एलिमेंट का एरिया क्या है, डी ए, और इफेक्टिव रेडियल कंपोनेंट क्या है, डी ए कॉस थीटा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर अपने आप हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर
ई वेक्टर है तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला होगा कि नहीं? ए नहीं, डी ए, एलिमेंट ही तो है। वैसे भी देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पॉइंट चार्ज का, ऐसे होगा, और एरिया ऐसे है, बीच का एंगल थीटा है, तो ई का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल का कोस, फिर भी ये क्या बन रहा है? ई डी ए कोस थीटा। और अगर हम रेडियल कंपोनेंट ले रहे हैं तो डी ए कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। बात तो एक ही है, कैसे कर लो आपसे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू रेडियल एरिया डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक तो आ गए। अब देखो डी फाई इक्वल टू के क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? यहां पर क्या कुछ कंप्रेशन आ सकता है इसमें? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ये डी ओमेगा है, सॉलिड एंगल का वैल्यू जो कि इस एरिया एलिमेंट से प्रोजेक्ट हुआ है सेंटर पे। ये आ गया आपका के क्यू डॉट, हाँ, के क्यू डॉट डी ओमेगा। ये क्या है? डी फाई इक्वल टू, अच्छा ये कोलॉम कांस्टेंट है ना स्मॉल के, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए इनटू डी ओमेगा। ओके, ये है एरिया एलिमेंट के लिए, और हमें तो चाहिए कंप्लीट गाउसियन सरफेस के लिए। तो ये जो डी ओमेगा है ना, ये फाइनाइट स्पेस को कवर कर रहा है। अगर पूरी गाउसियन सरफेस पे इस तरह के एलिमेंट्स लेंगे तो वो तो इस पॉइंट चार्ज के ऑल अराउंड तो फ्री स्पेस सब वो इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं, और वो काम करते ही हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा इस गाउसियन सरफेस का, है ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 कह देते हैं इसे, इक्वेशन 1 फॉर कंप्लीट गाउसियन सरफेस। we get total electric flux टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा हमें, क्या आएगा वो? क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू, अब यहां पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू, अच्छा क्यू को छोड़ दिया गया, क्यू को छोड़ेंगे नहीं, क्यू रहेगा, हाँ, के क्यू तो हो गया, और इंटीग्रेशन इस साइड में किसका हो सकता है? डी ओमेगा। इस इंटीग्रेशन से मिलेगा फाई टोटल, फाई नेट इक्वल टू, हाँ जी, अब देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक पॉइंट के ऑल अराउंड जितना भी फ्री स्पेस होता है उसका टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? एक पॉइंट के ऑल अराउंड पूरा का पूरा जो एम्प्टी स्पेस है, इसका ऑल अराउंड अगर टोटल वैल्यू देखें तो उसका सॉलिड एंगल वैल्यू क्या होता है? एक पॉइंट के ऑल अराउंड प्लेन एंगल का टोटल वैल्यू कितना हो सकता है? नहीं बेटा, एरिया थोड़ी, फिर से सुनो, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये एक सेंटर है इसका, ये 0 डिग्री की लाइन है ना, या 0 रेडियन की लाइन है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर इस तरह से कोई लाइन आ जाए तो हम कहते हैं π/2 रेडियन। इसके साथ मैं कह रहा हूं ऑल अराउंड पूरा एंगल कर ले कवर, कितना? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन एक प्लेन में टोटल वैल्यू होती है एंगल की मैक्सिमम, है ना, पूरे के पूरे सर्कुलर एरिया में। इसी तरीके से मैं अगर स्पेरिकल
वॉल्यूम की बात करता हूं तो एक पॉइंट के ऑल अराउंड सॉलिड एंगल आएगा चारों तरफ पूरे स्पेस का, वो कितना होता है? वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल का ऑल अराउंड टोटल वैल्यू, एक पॉइंट के ऑल अराउंड 3D में टोटल वैल्यू कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। इसका यूनिट रेडियन नहीं होता। तो यहां पर ये इंटीग्रेट होके पूरे के पूरे स्पेस के लिए क्या आएगा? 4 पाई आएगा। क्लोज्ड इंटीग्रेशन बोला है ना हमने। अब ये 4 पाई गए छुट्टे पे हैं और हमारे पास आया, क्या आ जाएगा हमारे पास? हाँ जी, पाई नेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्लोज्ड सरफेस, अब एक बात देखने की यह है कि ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। एक बात बताओ, यहां पर सरफेस से इसका डिस्टेंस r शो कर रहा था, क्या ये r यहां पर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की पोजीशन कहां है इसका कोई मतलब नहीं है। टोटल फ्लक्स इस पे डिपेंड नहीं होता, चाहे ये चार्ज यहां 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 कहीं भी भटक गए, इसका टोटल फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। दूसरी बात, इस गाउसियन सरफेस की कोई रेडियस या कोई ज्योमेट्री का वैल्यू आ रहा है क्या? कोई टर्म आ रही है? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब है गाउसियन सरफेस की शेप ज्योमेट्री का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइज भी छोटा बड़ा हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, टोटल फ्लक्स को उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और एक और चीज, बाहर की किसी चार्ज की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। फ्लक्स को जब भी आप डिफाइन करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, यहां पर कोई चार्ज रखा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, ये बाहर जा रही है ना। ओके, ये भी बाहर गई, ये भी बाहर गई और ये भी बाहर गई। ये क्यों चार्ज है +1, तो इसका जो फ्लक्स है वो आउटगोइंग है। ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स है कि कोई चार्ज है, निगेटिव चार्ज अंदर रखा है तो उसका फ्लक्स होगा इनवर्ड फ्लक्स -q का, है ना। तो अगर मान लो इनवर्ड फ्लक्स है तो अंदर कौन चार्ज है? नेगेटिव। आउटवर्ड फ्लक्स है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर है। अब मैं कह रहा हूं कि पड़ोस में कोई चार्ज है, जैसे कि ये तो है गाउसियन सरफेस और इसके पड़ोस में जैसे यहां पर कोई चार्ज रखा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो इस तरह से जा रही है, मतलब यहां से तो अंदर गई और यहां से बाहर निकल गई। तो यहां पर अगर +1 अंदर आती हुई को +1 माने अपन, तो बाहर जाती हुई को -1 मानना पड़ेगा। टोटल काउंट क्या हो गया? 0। इसकी हर एक फील्ड लाइन ऐसी ही है। ठीक है, यानी कि बाहर का कोई चार्ज है ना उसका काउंट 0 सेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी फील्ड लाइन अंदर भी आएगी बाहर भी जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी उसकी काउंट। लेकिन इसकी फील्ड लाइन सिर्फ अंदर आ रही है तो इसका काउंट कैंसिल नहीं होगा, आउटगोइंग का इसका भी कैंसिल नहीं होगा। बात समझ में आई? अब अगर मान लो ऐसी सरफेस है जैसे कि ये है, ये सरफेस है, इसमें कोई जैसे एक तरफ तो है -q चार्ज और एक तरफ है +q चार्ज, तो एक तरीके से मैं डाइपोल कह दूं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन आया हुआ भी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऐसा होगा, या तो फील्ड लाइन गाउसियन सरफेस से लिंक नहीं होगी, और होगी तो देखो क्या होगा, यहां से तो बाहर गई और यहां से वापस अंदर आ गई, काउंट 0। इसी तरीके से ये भी काउंट 0 हो जाएगा, इसका बाहर जाके अंदर आ गई, +1 -1 0, है ना। और इसकी वो फील्ड लाइन जो यहाँ से बाहर जा रही है तो एक इसकी भी तो ऐसी होगी जो अंदर आएगी, काउंट 0। तो क्वेश्चन ये है कि what will be the electric flux linked to a Gaussian surface if inside there is a electric dipole? Total electric flux will be 0. Very good. ठीक है, बहुत सारे सिनेरियो हैं इसके, सबकी बात करेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो देखो यहां पर तो हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए किया है, और अगर बहुत सारे हो तो इफ देयर वर
मेनी पॉइंट चार्जेस। हाँ जी, नेट फ्लक्स वुड बी, क्या होता, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक समझ आएगी ना, फाई नेट वुड बी फाई वन प्लस फाई टू, मतलब मैं ये कह रहा हूं सिग्मा फाई आई इक्वल टू 1 टू एन हो तो फाई एन कह सकते हैं सिग्मा। तो फिर यहां इसी टर्म के बेसिस पर सबके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, फाई वन को लिखेंगे क्यू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई नेट क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, नीचे एलसीएम आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर आ जाएगा आपका सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कौन सा क्यू है, इनक्लोज्ड क्यू है टोटल, और यही क्या है गाउसन स्टेटमेंट है कि नहीं, तो यहां लिखेंगे क्लियरली दैट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। लो अब इसमें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, हमारा डिस्कशन एकदम कंप्लीट है 100% टू फैक्टर्स अफेक्टिंग गाउसियन फ्लक्स। देखो बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक गाउसियन सरफेस और एक होती है गाउसियन फ्लक्स। गाउसियन सरफेस क्या होती है, एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस, कोई भी सरफेस अगर क्लोज है तो उसको अपन गाउसियन सरफेस बोलेंगे, और उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना उसको गाउसियन फ्लक्स बोलेंगे। गाउसियन फ्लक्स एक वर्ड ऐसा है जिसको बोलते ही हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि कोई भी सरफेस है वो पूरी तरह से क्लोज्ड है और उसके अंदर के चार्जेस का जो टोटल फ्लक्स बन रहा है ना उसको गाउसियन फ्लक्स बोल रहे हैं अपन, तो शॉर्ट में ये नोटेशन यूज करेंगे। लो जी, हमने इसका डेरिवेशन किया है, तो पहली चीज ये बताइए जो अफेक्ट करती है, नंबर वन टोटल इनक्लोज्ड चार्ज within the Gaussian surface, ठीक है, किसका असर पड़ेगा, सिग्मा क्यू इनक्लोज्ड, इसका असर पड़ने वाला है, और हाँ और पड़ता है मीडियम का, है ना, मीडियम in which Gaussian surface exists, जिस मीडियम में गाउसियन सरफेस एग्जिस्ट कर रही है ना, उसकी परमिटिविटी, ओके, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसको हम गाउस का जो स्टेटमेंट है ना
उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। वो गाउस का स्टेटमेंट है ना, वो खुद अपने आप ही सिग्मा क्यू को सिग्मा क्यू के थ्रू ही एक्सेप्ट कर लेगा मीडियम के फैक्टर को। आपको डिवीजन में हमेशा किसको सेट करना है, एप्सिलॉन नॉट को, और ऊपर सिग्मा क्यू अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक बात, वहां भी बताई थी, यहां भी बता दी है, दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। नंबर 3, हाँ, नेचर ऑफ टोटल चार्ज, नेट एनक्लोज्ड चार्ज। इसका असर पड़ गया, और किसका पड़ेगा भाई इसमें, आपने पढ़ा था तो किसी का नहीं पड़ रहा, बस इनका असर पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो, अरे गलत हो जाएगा, बता दो, क्या पता सही हो। ओके ओके, तो अब बात करेंगे फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग नेट नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस है जो होता है, उससे कौन नहीं इफेक्ट करेगा, उसकी बात करें। नंबर 1 बोलो, किसका असर नहीं पड़ता। चार्जेस आउटसाइड द गाउसियन सरफेस, ठीक, गाउसियन सरफेस के बाहर जो कोई भी चार्ज होगा उसका कंट्रीब्यूशन टोटल फ्लक्स में क्या आएगा, 0। उसकी फील्ड लाइन अंदर आती है ना, -1 काउंट कर लो, बाहर जा रही है +1 काउंट, टोटल उसका कंट्रीब्यूशन 0 ही रहेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, काउंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो हर फील्ड लाइन का काउंट 0 हो रहा है, तो इसका टोटल फ्लक्स में काउंट 0 हो रहा है। अच्छा ठीक है, और किसका फर्क नहीं पड़ता बताओ, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ तुम। साइज ऑब्लिक शेप, शेप कहो या ज्योमेट्री कह दो, है ना। शेप नहीं जानते क्या होता है, पता है ना, जियोमेट्री ऑफ गाउसियन सरफेस, इसका कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 3, और किसका फर्क नहीं पड़ता बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, गाउसियन सरफेस में चार्ज किस तरह प्रेजेंट है, इकट्ठा एक पॉइंट पे है, या बिखरा हुआ है, या कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, उसका फर्क नहीं पड़ता। ये लो जी, हो गया। और इसके अलावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में वो पोजीशन वाली बात भी आ रही है ना, इसको ही कह सकते हैं पोजीशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इनका कोई असर नहीं पड़ता है टोटल फ्लक्स पर, कोई इफेक्ट नहीं है इनका। पॉइंट नंबर 4, टोटल गाउसियन फ्लक्स doesn't depend on charges lying outside the Gaussian surface, यानी कि गाउस की सरफेस के बाहर जो भी चार्जेस है, चाहे कितने ही हैं, सपोज दिस इज अ गाउसियन सरफेस एंड इट हैज Q1 and Q2 charges, so total electric flux of this surface depends on Q1 plus Q2, okay।
इस पर डिपेंड करेगा। बट अगर यहां पर कोई बाहर का चार्ज है Q3, तो हम ये कहें फाइन नेट विल नॉट गेट इफेक्टेड ड्यू टू Q3। ठीक है, ये वो पॉइंट है। तो क्लोज्ड सरफेस के आसपास में, पड़ोस में, बाहर में जो कोई भी पॉइंट चार्ज या कंटिन्यूअस चार्ज, किसी भी तरह की चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गाउसियन सरफेस विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कवर अप है। फिर हम बात करेंगे, देखो मेरी राय यह है कि आप इस चीज को ऐसे सीख लो, चाहे क्लोज्ड सरफेस। अच्छा ये बात बताओ, मैंने यहां पर एक चार्ज लिखा है और इस चार्ज की वैल्यू है क्यों। अब मैं कह रहा हूं ये चार्ज टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, दिस इज माय क्वेश्चन। क्यों चार्ज का टोटल प्रोड्यूस फ्लक्स कितना है, कितना है। क्लोज्ड सरफेस छोड़ो, क्यों चार्ज ने टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स generated by a charge क्यों। अच्छा एक बात बताओ, ये चार्ज क्यों आपके सामने पड़ा है। मैं इसको एक क्लोज्ड सरफेस में रख देता हूं, ठीक है। इसकी कुछ फील्ड लाइंस थी, वो उसके प्रोपोर्शन में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसका टोटल फ्लक्स इस सरफेस से कितना लिंक हुआ है। What is total electric flux connected to this closed surface, means Gaussian surface। इसका टोटल फ्लक्स हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज है, क्यों। तो गाउसियन लॉ यही तो कहता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये सरफेस यहां पर हमने अज्यूम नहीं की थी, तब क्या ये फ्लक्स अलग था, तब भी इतना ही था। आपने क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करने के बाद ही ऐसा सोचा कि इसका फ्लक्स अब आया है। ये कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था टोटली क्लोज्ड सरफेस से, वही तो लिंक हुआ था। समझे बात। तो अब आपको दिमाग में ये बात रखनी है, क्यों चार्ज का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स प्रोडक्शन कितना है, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट।